हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से है, जिसमें हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। इस वीडियो में पहले हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट, a substance that takes part in and undergoes a chemical change during a chemical reaction is known as a reactant। इसका मतलब रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के एंड में प्रोड्यूस होता है। किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है उसको वर्ड इक्वेशन में लिखें, सबसे सिंपल तरीका होता है। इसमें रिएक्टेंट वर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और सभी रिएक्टेंट्स को हम प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट को हम वर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में लिखते हैं और उनको भी प्लस साइन के साथ सेपरेट करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्शन के वर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और इसको प्लस साइन के साथ दोनों रिएक्टेंट को प्लस साइन के साथ सेपरेट किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है और ये वर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। अगर वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को उनके केमिकल फॉर्मूले के साथ लिखा जाए तो वो इक्वेशन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है और ज़्यादातर केस में ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। कुछ केसेस में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी होती है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। वो इक्वेशन जिसमें डिफरेंस होता है टोटल मास बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उस केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये रिएक्शन हम उनके नंबर ऑफ एटम से कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, जिससे हमें पता चलेगा कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। तो पहले हम रिएक्टेंट साइड में देखते हैं कि एक एटम मैग्नीशियम का रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जिसमें 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एक मॉलिक्यूल जिसमें एक मैग्नीशियम का एटम है और एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो हम कंपेयर करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही मैग्नीशियम एटम रिएक्ट करता है और एक ही एटम प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 एटम ऑक्सीजन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन प्रोड्यूस एक ही एटम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे टोटल मास डिफरेंस है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो चलिए फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं, या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में टोटल मास का डिफरेंस नहीं होता। मतलब कि जितना मास रिएक्टेंट साइड में होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होते हैं। तो हम इसको उसी सेम इक्वेशन में समझने की कोशिश करते हैं जो हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में समझा था। तो अब ये इक्वेशन 2mg + O2, ये 2mgO, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पर किस तरह से बैलेंस है ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 मैग्नीशियम के एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का के साथ रिएक्ट करता है जिसमें 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल, जिसमें एक मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन क्योंकि ये 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है तो प्रोडक्ट साइड में 2 मैग्नीशियम के एटम प्रोड्यूस होते हैं और 2 ही ऑक्सीजन के एटम प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 मैग्नीशियम के
एटम रिएक्टेंट साइड में है और 2 ही प्रोडक्ट साइड में है। सिमिलरली यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में है और 2 प्रोडक्ट साइड में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों एलिमेंट्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दोनों एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एटम बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम है। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है। तो ये याद करें, क्लास 9th में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि टोटल मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बराबर होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए, या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम बराबर होनी चाहिए रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। तो यही वजह है जिसकी वजह से हमें एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आइए बैलेंसिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे 4 इक्वेशन हमने एग्जाम्पल्स में के तौर पे लिया है, तो इसको बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो पहली इक्वेशन है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आइए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक ट्रिक है जो आपको अपनानी है कि बैलेंसिंग करने पे सबसे पहले हम मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग काफी आसान हो जाती है। तो पहली इक्वेशन में सोडियम मेटल है, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, और इस तरह से आप देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस करना आसान हो जाता है। तो पहली इक्वेशन है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में और एक ही एटम है प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे मेटल जो है सोडियम वो तो बैलेंस्ड है। उसके बाद हम सीक्वेंस में देखते हैं नॉन मेटल तो कोई और नहीं है, और उसके बाद हम ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में एक ऑक्सीजन का एटम है और एक ही प्रोडक्ट साइड में है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में और एक हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड में है और 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस में है। तो हाइड्रोजन के टोटल हो गए 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3 हाइड्रोजन एटम है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इवन है और यहाँ पे ऑड है, तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में इवन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको इवन बना देते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अब प्रोडक्ट साइड में है, तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अब 2 + 2 = 4 एटम प्रोडक्ट साइड में है। और लेकिन हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड में है वो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 2 हमने मॉलिक्यूल लिए हैं, तो 2 × 2 अब 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गई है। अब इसी सीक्वेंस को हम दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में एक सोडियम एटम है और प्रोडक्ट साइड में 2 × 1 2 प्रोडक्ट साइड में है। तो अब प्रोडक्ट साइड में 2 होगी और रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो अब हम इसको 2 कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 सोडियम के एटम रिएक्टेंट साइड में है। तो सोडियम हम देखेंगे यहाँ पे बैलेंस्ड हो गई है। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हम देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो अब हम फिर हाइड्रोजन तो हमने पहले ही बैलेंस कर दी, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है क्योंकि सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस्ड होगी। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो होगी 2Na + 2H2O, ये हमें प्रोड्यूस करेगा 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में चलते हैं। यहाँ पे मेटल है मैग्नीज और नॉन मेटल है क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। हम इसी सीक्वेंस में
इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीज की एक एटम है और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है। और उसके बाद फिर नॉन मेटल क्लोरीन है, तो रिएक्टेंट साइड में एक क्लोरीन का एटम है और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड में 2 और क्लोरीन गैस में 2 एटम है। तो क्लोरीन के हम यहाँ पे देखेंगे 2+2 4 एटम प्रोडक्ट साइड में है। तो अब हमें क्या करना होगा, क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। तो क्लोरीन को यहाँ पे हम प्रोडक्ट साइड में 4 है तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट साइड में होगी। तो हमने देखा मैग्नीज और क्लोरीन दोनों बैलेंस्ड हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोडक्ट साइड में 2 बनाने के लिए हम इसको 2 से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है, मैग्नीज और क्लोरीन भी बैलेंस हो चुकी है। तो इसके बाद हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है और 4 ही प्रोडक्ट साइड में। 2 2 जा 4, तो रिएक्टेंट साइड में 4 एटम हाइड्रोजन के प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हम देखते हैं कि हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो चुकी है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो फाइनल रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीज ऑक्साइड +4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीज क्लोराइड +2H2O +Cl2। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन होगी। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन होगी। अब हम आते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे अमोनिया के साथ, तो हमें कॉपर मेटल, नाइट्रोजन गैस और वाटर मिलता है। तो इसी सीक्वेंस में हम फिर से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेटल यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर से स्टार्ट करते हैं। कॉपर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो कॉपर हमारी बैलेंस्ड है। उसके बाद नॉन मेटल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में 1 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन को रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो नाइट्रोजन के 2 एटम अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो चुका है। अब उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में है और 1 ही प्रोडक्ट साइड में है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया है। अब हम हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन के एटम है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल के आगे 3 लगा देंगे। तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन के एटम हो गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया है। तो ये तो अब हमने एक सीक्वेंस किया, लेकिन अब हम फिर से इसी को रिपीट करेंगे जब तक सारे एलिमेंट बैलेंस नहीं हो जाते। तो इस तरह से फिर से हम इसी को हम रिपीट करेंगे। अब हम देखेंगे कॉपर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। कॉपर जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन मेटल में नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 है, लेकिन अब वाटर में 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन के 3 एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम कॉपर ऑक्साइड के आगे 3 लगा देंगे। तो अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में 3 ऑक्सीजन हो जाएगी। और लास्ट में हाइड्रोजन तो हमने देख लिया है कि 6 एटम रिएक्टेंट साइड में है और 6 एटम प्रोडक्ट साइड में है। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो अब फिर से रिपीट करते हैं जब तक कि सारे बैलेंस नहीं हो जाते। अब हम देखेंगे कि 3 कॉपर के रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन 1 कॉपर का प्रोडक्ट साइड में है। तो अब इसको हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो अब 3 कॉपर के प्रोडक्ट साइड में 3 कॉपर के एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया कॉपर, अब बैलेंस हो गया। अब हम नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन को देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। इसी तरह से हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 6 है और प्रोडक्ट साइड में भी 6 है। तो अब हम देखते हैं सारे एलिमेंट
कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए। तो हमारी फाइनल रिएक्शन होगी 3 कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 अमोनिया, ये कॉपर यहाँ पे रिड्यूस होके 3 कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस 3 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो आप देखेंगे कितनी आसानी के साथ ये बैलेंस हो जाता है। तो ये तरीका आप अगर अपनाएंगे तो यहाँ इसी सीक्वेंस में अगर चलेंगे, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, अगर इसी सीक्वेंस में आप करेंगे तो इक्वेशन को बैलेंस करना आसान हो जाएगा। अब हम एक लास्ट इक्वेशन हम लेते हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट के साथ। यहाँ पे जो पॉली एटॉमिक आयन है, सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन, ये दोनों मेटल के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। कैल्शियम के साथ नाइट्रेट आयन आ जाता है और सोडियम के साथ सल्फेट आयन आ जाता है प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस का एक्सचेंज होता है मेटल्स के साथ। तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं हम उनको अगर एक ही यूनिट माने, सल्फेट को 1 यूनिट और नाइट्रेट को 1 यूनिट माने, तो इस तरह से उसको बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम किसी भी मेटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कैल्शियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में और एक एटम है प्रोडक्ट साइड में, तो कैल्शियम यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे हम सल्फेट आयन को 1 यूनिट मानते हैं, तो 1 ही यूनिट सल्फेट आयन की है और 1 ही यूनिट यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 1 यूनिट है, तो सल्फेट आयन भी बैलेंस्ड है। अब हम चलते हैं सोडियम का चेक करते हैं। तो सोडियम का एक एटम रिएक्टेंट साइड में, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 2 एटम प्रोडक्ट साइड में है। तो क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो अब क्या होगा कि 2 सोडियम एटम रिएक्टेंट साइड में है और 2 ही यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है। तो सोडियम भी बैलेंस हो गया, कैल्शियम बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हम नाइट्रेट आयन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 यूनिट ऑफ नाइट्रेट आयन है, तो 2 यूनिट है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं नाइट्रेट का 1 यूनिट है, लेकिन 2, क्योंकि ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नाइट्रेट आयन के भी 2 यूनिट इसमें रिएक्टेंट साइड में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैल्शियम, सल्फेट, सोडियम और नाइट्रेट ये सारे बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड हो जाता है तो हमारी फाइनल रिएक्शन होती है कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 सोडियम नाइट्रेट, ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम नाइट्रेट। क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस होगा मेटल्स के बीच में, और सोडियम के साथ सल्फेट आयन आ जाएगा Na2SO4। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये कुछ केमिकल इक्वेशन है जिनको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से लिया गया है। इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप इनको भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू।